हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो रिएक्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो के वीडियो अलोक साहब की वीडियो का टाइटल है अ टेम्पल टर्न्ड अपसाइड डाउन। आई थिंक किसी मंदिर के बारे में देखते हैं, पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है नेशनल ज्योग्राफी का और इसका टाइटल है अ टेम्पल टर्न्स अपसाइड डाउन। देखिए, भारत जो है ना, मैं बार बार ये कहता हूं कि भारत के युवा, आप लोग बाहर निकलिए और ढूंढिए, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगे। आपको लगता होगा कि विदेश में ऐसा हुआ, विदेश में ऐसी चीज है, वैसी चीज है। वो सब भूल जाएंगे जब आप अपना इंडिया ठीक से देख लेंगे, यहां पर मौजूद चीजों को समझ लेंगे। चलिए भाई, देखते हैं ये वीडियो। 1000 साल पुराना पानी का स्रोत, गुजरात की मिट्टी में छुपा प्राचीन खजाना, भारतीय शिल्पकारी का खूबसूरत उदाहरण। आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये है इंडियन शिल्पकारी, ये है इंडियन आर्किटेक्चर। क्या जबरदस्त नक्काशी दिख रही है। इसका साइंटिफिक एंगल तो हम बाद में समझेंगे कि क्यों बनाया गया है, किस तरह से बनाए गए हैं। आप इसकी कलाकारी देखिए, मूर्तियां, खंभे, छत, मंजिलें, पूरा डायग्राम कैसे बना होगा। किसी ने जो सोचा होगा कि कैसे इसको बनाया जाएगा, सोचिए उस दिमाग कि क्या कहने होंगे। आप देखिए, the style of construction and the type of images tie up with what we call the Maru Gurjar style, which is the dominant style of Western India in the medieval period. मूर्ति कला के रूप में अगर देखा जाए तो sometime around 1050 AD is when it was probably built. एक दिलचस्प बात बताऊं, इस बावली का आकार देखने में कुछ उल्टे मंदिर के जैसे लगता है। एक मंदिर ग्राउंड के ऊपर जैसे होता है, ठीक अगर उसी बिल्डिंग को उल्टा कर दिया जाए तो ऐसी ही आकृति है बावली की। So it gets widest on the top and narrowest at the bottom. इस बावली में 7 लेवल्स हैं, जिन्हें सीढ़ियों से जोड़ा गया है। पता है, चौथा लेवल सबसे गहरा है, लगभग 23 मीटर गहरा, और यहां बना है एक बड़ा सा वाटर टैंक। तो क्या होता है कि जो सबसे गहरा अंश है उसमें पानी भरा रहता है और सूखे के टाइम सिर्फ उसी के अंदर पानी रह जाता है। लेकिन बरसात में जैसे जैसे पानी भरता रहता है तो आपके पास कुएं के अलावा ये सारे तल भी हैं भरने के लिए। ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स राजाओं ने अपनी रानियों की याद में बनाए हैं, लेकिन इस बावली को 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था, और इसका मकसद था पानी को इकट्ठा करके सोलंकी साम्राज्य के लोगों तक पहुंचाना। ये जो पाटन की बावली है, उस पानी तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बनाए जाते थे और उन सीढ़ियों पर जाकर हम पानी लेकर इकट्ठा करके लेके आते थे, जो हमारे पीने के लिए काम आता था। इसलिए बावली जो है ना, वो भारत के जल प्रबंधन का एक आइडियल मॉडल है। यहां 500 से भी ज्यादा मूर्तियां बनी हैं, जिनमें विष्णु के अलग अलग अवतार नजर आते हैं। जो उस जमाने का क्यूरेटर रहा होगा वो इन्हीं चीजों के बारे में सोचता होगा कि मैं किस मूर्ति को कहाँ लगाऊं, जो प्रकृति से न सिर्फ संबंध रखते हैं लेकिन उन चीजों से जैसे जो खास करके जिनका जल से संबंध है। ऐसे देवी देवताएं यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि इंद्र, वरुण, विष्णु नारायण का वो रूप मिलेगा जो पानी से संबंध रखते, मतलब के अनंत या शेषनाग के ऊपर। बावली की खूबसूरती को 4 चांद लगाते ये फ्लोरल पैटर्न्स और डिजाइन्स देख रहे हैं।
इनकी झलक पाटन गांव में बनी पटोला साड़ीज में भी मिलती हैं। पाटन में पटोला पैटर्न्स का काम सदियों से चला आ रहा है। कहते हैं इन पैटर्न्स को बनाने की शुरुआत उन परिवारों ने करी थी जो बावली के आसपास रहते थे और इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरोहर को अपनी कला के जरिए जिंदा रखा है। जो रानी की वाव में पटोला की डिजाइन है वो लोगों को दिखाने के लिए पटोला में से ली गई है ताकि लोग देख सके कि पटोला की डिजाइन ऐसी होती है। दूसरे कपड़े में पहले वीविंग होता है, फिर डिज़ाइन प्रिंट किया जाता है। यहाँ पर पटोला की जो डिज़ाइन होती है साड़ी में वो उसके धागे पर पहले से ही बनाई जाती है। ये खासियत है जो पाटन का पटोला की है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही है। बावली या स्टेप वेल्स इस बात का सबूत हैं कि हमारे पूर्वज ना सिर्फ वाटर कंजर्वेशन की अहमियत को समझते थे, बल्कि इसके नए नए तरीके भी सिखा रहे थे। शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत की ये इमारतें आज मॉडर्न आर्किटेक्चर की इंस्पिरेशन बन गई हैं। मैं अगर इसे इंजीनियरिंग का मावल कहूं तो शायद आप लोग मेरी बात से असहमत नहीं होंगे। आप सोचिए कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर पानी के लिए, इसके बारे में सबसे पहले तो सोचना, फिर उसे डिजाइन करना, फिर उस पर काम करना। सोचिए उस वक्त के जो इंजीनियर्स थे वो कितने जबरदस्त दिमाग वाले थे। उनके पास आज की तरह कंप्यूटर पर 3D एनिमेशन की सुविधा नहीं थी कि आज हमने बना के देख लिया कि चलो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। डिजाइनिंग की सुविधा नहीं थी, कैट की सुविधा नहीं थी। सब कुछ दिमाग में, और यहाँ पर नीचे जमीन पर या कागज पर वो छपता होगा जब उस वक्त अगर कागज होगा तो। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। वाटर कन्वर्शन क्या कहते हैं उसको, बचाना, मतलब पानी के बचत की बात करना। और बावड़ियों का इतिहास बहुत पुराना है हमारे यहाँ, बहुत पुराना है। मैं अगर आपको बात करूं तो जो मैंने बावड़ियां देखी हैं, जैसे आप कनॉट प्लेस में जाएंगे दिल्ली में, तो कनॉट प्लेस के बीच में पता नहीं कितने लोगों को पता है कि वहां पे एक अग्रसेन की बावड़ी है, और उसमें भी ऐसी ही उसे बनाया गया, ऐसे ही आप स्टेप्स में नीचे जाएंगे और वो नीचे चली जाती जाएंगी, और वो कनॉट प्लेस में है, बिल्कुल पास में। तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं दिल्ली वाले, भाई आप लोग जाइए और अग्रसेन की बावड़ी ढूंढिए। मैं तो गया था और मैं देख चुका हूं उसको, क्योंकि तब मेरा ऑफिस वहीं पे हुआ करता था। काफी करीब था वहां से, करोल बाग में था, तो काफी करीब था वहां से। दूसरा मैंने ऐसी बावड़ी देखी अलवर जब मैं गया था। अलवर जब गया तो वहां पे जो वहां का राजमहल है अलवर का, उसके पीछे भी मैंने वो बावड़ी देखी है, शायद अलवर में ही। और इसके अलावा मैं गया था जयपुर। तो जयपुर में जब हम ऊपर गए तो नरसिंहगढ़ या नरसिंहपुर और विजयपुर, इस तरह के दो ऊपर किले हैं ना, वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं रहा, तो वहां भी मैंने ऐसी बावड़ी देखी है। अगर वहां का कोई बंदा मुझे देख रहा होगा तो वो जरूर मेरी इस बात को बताएगा कि वहां पे ऐसी बावड़ी है पीछे की तरफ। जैसे ही आप महल में जाते हो, महल के साइड में वो बावड़ी है, और ऐसी बावड़ी है, वो नीचे बिल्कुल चली जाती है, और उसमें आज भी पानी है। भले ही पानी गंदा है, हरी काई छाई हुई है उस पर, लेकिन कभी रहा होगा, कभी उसका इस्तेमाल होता होगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इंडिया में ज्ञान की कमी नहीं थी। हम अपने आप को ढूंढते ही नहीं है, हम अपने आप को पहचानते ही नहीं है, हम अपने आप को कमतर मान लेते हैं, क्योंकि ये जो विदेशियों का हमला हुआ और विदेशियों ने हमारे ज्ञान को जलाया, हमें सप्रेस किया, वो चाहे मुगल हों चाहे अंग्रेज हों, उन्होंने हमें हमारे ही इतिहास से दूर कर दिया। हमें हमारी कई पीढ़ियों को विश्वास दिला दिया कि तुम लोग बड़े बेकार हो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें आता है। लेकिन यकीन मानिए कि इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इंडिया के पास ज्ञान का भंडार था। अगर ऐसा न होता तो नालंदा में 90 लाख किताबें कहां से होती जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया, कहां से होती। विक्रमशिला, बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला पर भी अटैक किया, यूनिवर्सिटी पर, और वहां भी किताबों को जलाया उसने, वहां भी लाखों किताबें जलाई गई थी। आप उस पैटर्न को समझिए। लेकिन अब हम जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे। अब हम धीरे धीरे अपने ही इतिहास को सामने देख रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो हमने ही किया, हमारे पूर्वजों ने किया है। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए भारतीयों।
अपने आप को पहचानिए। याद है ना कि बजरंग बली के पास कितनी ताकत थी, उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। तो जब उन्हें बताया गया, स्मरण कराया गया, वो भूल चुके थे कि आपके जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब बजरंग बली को स्मरण हो आया कि अरे असलियत में तो मैं ये हूं, तब देखिए उन्होंने क्या कमाल किया। तो भाई इंडियंस जागिए, स्मरण कीजिए कि हम लोग क्या थे। हम लोग ये थे जिसके सामने कोई भी चीज असंभव नहीं थी। हम नई नई चीजें ढूंढते थे, बनाते थे, करते थे, और आज प्रमाण है उसके। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही ख़त्म। यार ये तो मॉन्यूमेंट्स देखकर, ये उनका टेंपल देखकर तो हैरत ही दंग रह गई कि मतलब ऊपर से अगर ड्रोन फुटेज देखते हैं तो इसी तरह लगता है कि जिस तरह मतलब कोई मंदिर लेटा हुआ है, मतलब रेस्ट पोजीशन में लेटा हुआ है। तो अगर उसके जो कारीगरी, अंदर की कारीगरी जो है वो तो यार कमाल की है। उसने तो अकल को ना दंग कर दिया। जिस तरह एक अजूबा नहीं होता, जिस तरह अहराम मिस्र है, वो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट है, इसी तरह की यार ये मॉन्यूमेंट्स दिखाई दी थी। और जो वो भाई बातें बता रहा था इसके बारे में, वो अनबिलीवेबल। देख उस वक्त ना उनके पास कंप्यूटर था, ना कोई लेवलिंग मशीन थी, ना कोई इस तरह का। देखे फिर उन्होंने दिमाग किस तरह का लगाया है, और जो चीज़ें। और दूसरी बात यह जो ये हिंदू मज़हब है, और हिंदू मज़हब को मानने वाले लोग सदियों पुराने हैं। और उनकी ये मिलती है ना चीज़ें बार बार, कभी कहीं से हमारे मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, साहिवाल से भी मिले हैं, कई ऐसे मतलब चीज़ें मिली हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि इधर भी हिंदू या बुद्ध मत, क्योंकि बुद्धिज़्म भी जो है वो भी हिंदुओं की एक शाख है। मुझे एक भाई ने फ़ोन करके बताया था, मुझे पहले नहीं ये पता, क्योंकि मेरी इस पर इतनी रिसर्च नहीं है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे एक भाई ने इंडिया से बात फ़ोन करके बताया था कि ये जो बुद्धिज़्म है ना, ये भी एक ब्रांच है हिंदुइज़्म की, ये उसकी आगे एक शाख है। तो उस वक्त मुझे इल्म हुआ था कि ये वाकई बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म एक ही चीज़ है, इसकी बुनियाद एक ही है। और हिंदुज़्म बिलाशुबा बड़ा पुराना मज़हब है। यार वो बात कर रहे थे, काफ़ी मुझे पसंद है यार। क्यों लोग अनपढ़ थे, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज़हनी तौर से इतने स्ट्रॉन्ग थे भी, वो नक्शे जो है ना अपने हाथों से देख के या एक वो दिमाग में एक यानी कि तस्वीर बनाते थे, हाँ वो बना ली, फिर उसको सेम उसी तरह बनाना। यार बड़ी बात है, अब जो है टेक्नोलॉजी आ गई, बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई, लेकिन वो चीज़ नहीं नज़र आती जो पहले हो गई है। क्या वजह है, आप क्या इस पे कहें? यार असल में ना जो उस वक्त के थे ना, पूरा जो इल्म है ना उन अदवार का, उस ज़माने का, वो हम तक पहुँचे नहीं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो, कई ऐसे साइंसदान हैं या कई ऐसे समझ आर्किटेक्ट होंगे जिनकी कोई ना रिसर्च होगी, ना कोई पेपर होगा, ना कहीं वो लिखते होंगे, बल्कि किसी स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे, और उनका इल्म उनके साथ दफन हो गया। इसी तरह कई किताबें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हादसात होते रहे, ज़लज़ले आते रहे, उसके बाद सैलाब आते रहे, उनमें बह जाती होंगी। फिर कई ऐसे वजूहत होंगे, जिस तरह मुसलमानों ने हमला किया हिंदुओं पर, तो उनकी जो लाइब्रेरी थी या कोई इल्म की किताबें थी वो ज़ाया कर दी, या मुसलमानों पर हमला हुआ मराठों का, तो उन्होंने ज़ाया कर दी। इस तरह दौर जब बदलते हैं तब उनकी जो बाकाया जात है वो ज़ाया हो जाती है। इस वजह से वो जो असल इल्म है ना वो हम ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और मैं ये मानता हूँ जो हमसे पहले लोग ना, उसकी एक शाहकार है अहराम मिस्र, जिसकी गुत्थी अभी तक भी नहीं सुलझी। उनकी सोचें कि टनों भारी पत्थर हैं जो 400+ मीटर ऊपर वो लेकर गए हैं। ये एक अजूबा है अहराम मिस्र, दीवारें चीन उसमें से एक अजूबा है। हमसे ज्यादा वो लोग मेहनती थे, कमिटमेंट दिखा रहे हैं ना। मेरी बात सुनो, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बड़ी बड़ी पुरानी यानी कि हाँ बताया मोहनजोदड़ो पर साहिवाल में बड़ी बड़ी खूबसूरत बनी है। मैंने तकरीबन काफी खुद भी देखी है, यानी कि हैरान। आपको भी पता होगा, शायद आपने सफर किया होगा, जो कैंची पुल मशहूर है हमारे यहाँ पर है। जी जी, सखी शहबाज कलंदर यानी कि सैमन, वो भी देखने के बड़ा जो इंजीनियर तो खैर नहीं यहाँ में था। वो किसके बारे में है, क्या उधर वो बारे इसके इतना खूबसूरती के साथ बना है। मैंने कहता हूँ पाकिस्तान जब बना था उसके शायद पहले था, वो जब ट्रेन गुजरती है ना वो बिछ जाता है, जब चली जाती वो बंद हो जाता है। अच्छा, वो इस तरह का है यार, बहुत कमाल का।
और नीचे पानी उसके बहता दरिया के ऊपर, यानी कि दरिया सिंध है ना, वो नीचे से गुजरता है, उस वक्त की बनी है ये, अभी तक खड़ी है यार। ये टेक्नोलॉजी तो अब हमें देखने को मिली है। जो इस वक्त कुछ पुल्स हैं इधर अफ्रीका में, यूरोप में है, अमेरिका में, जो हैं ऊपर दरिया के ऊपर हैं। तो जब मैं रुखसार भी कहता हूँ, जब अब बन रही है ना 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल वो चीजें बन के पहले वो यानी कि हम लोगों से हजारों साल पहले बन गई, जो अब लोग वो यानी टेक्नोलॉजी के जरिए लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हिंदुइज्म के लिए टेम्पल उनका मिलना, तो ये इस चीज़ की गवाही है कि भाई ये मजहब जो है ये बहुत पुराना चलता है। मेरी बात सुने, बड़ी अच्छी चीज़ है, उन लोगों ने बड़ी केयर और बड़ी सफाई सुथराई, बड़ी यानी कि अच्छी चीज़, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, घास वगैरह भी लगाए तो उन्होंने ख्याल रखे है। और ये भी लोग साहब ने भी यही कहा कि आप बाहर निकलें और देखें कि आपके मजहब की चीज़ें कितनी, और आपके मजहब के लोग कितने कारीगर थे मजहबी लिहाज से भी। और ये भी जायका था कि जो हमसे पहले नस्लें आबाद थी, जो लोग थे वो हमसे ज़्यादा दिमाग रखते थे, लेकिन हम तक उनकी सही तालीमात नहीं पहुँची। तो मैं कहता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नया डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।